हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है 9th क्लास से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 से। हाँ, सबसे पहले हम करेंगे एटम्स के बारे में, फिर लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशंस हैं और फिर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। तो देखो, सबसे पहले एटम के बारे में करेंगे हम कि एटम जो है, यहाँ तक इस चैप्टर में आप एटम की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एटम जो है वो किसी भी मैटर में वो पार्टिकल है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, जिसको आप फर्दर डिवाइड जो वो नहीं कर सकते हैं। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट इज इनडिविजिबल। ठीक है, जिसको आप और टुकड़े जो वो उसके नहीं कर सकते और उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी थी ये डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने दी थी ये एटम के बारे में, है ना। और सेकंड था मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम दैट फॉर्म मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बारे में हम बाद में करेंगे। उसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो थे लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने ये दिए थे और इसमें 2 लॉ थे। पहला लॉ जो था दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या बोलता था? ये इस लॉ के अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन में मास जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ना ही वो क्रिएट होता है ना। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, तो उसमें मास जो है वो कंजर्व ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था लॉ फर्स्ट। सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड अगर बनता है ना, कंपाउंड आपको पता है कब बनता है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन विद डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक निश्चित अनुपात में जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड जो वो बनाते हैं। अभी बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे, जो एटम होंगे, उनका जो कंपोजिशन होगा वो कांस्टेंट ही होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर की, अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर में देखिए कि वाटर कहीं का भी हो, चाहे वो नदी का, चाहे नाले का, चाहे कुएं का है, चाहे वो सी का है, कहीं का भी वो जो वाटर होगा उसका जो प्रोपोर्शन होगा, उसका जो कंपोजिशन होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, जैसे वाटर का अगर इसमें देखते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इसका होता है 1:8, यानी कि 1:8 ही कंपोजिशन जो होगा वाटर में होगा। वाटर चाहे कहीं का भी होगा वो। ठीक है, अगर हम जैसे 9 ग्राम वाटर को हम तोड़ते हैं तो वो किस में टूटेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन और प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन में ही वो टूटता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे NH3 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, NH3 का अगर एग्जांपल है तो यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन होगी और 3 ग्राम इसमें हाइड्रोजन जो वो होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि उस जो भी कंपाउंड हमारा बनेगा उसकी कंपोजिशन जो होगी, उसका जो प्रोपोर्शन होगा, उसका जो रेशो होगा, दैट शुड बी कांस्टेंट। वो एक बराबर ही होगा, चाहे वो कहीं से भी बना हो, कोई भी उसका सोर्स हो बनने का, कोई भी उसका मेथड हो बनाने का, वो उसी प्रोपोर्शन में जो वो बनता है ना। वाटर चाहे कहीं का भी है, कैसे भी आप उसको बना रहे हैं, उसके जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो 1:8 में ही होगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्या था कि ये जितनी भी कैलकुलेशन थी, ये सारी जो थी वो एक्सपेरिमेंटली नहीं थी, है ना। मैक्सिमम ये जो थी कैलकुलेशन, ये एक्सपेरिमेंटली जो वो नहीं थी। अब इसको
दिक्कत थी आगे, इसको क्या दिक्कत होगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि इसको एक्सप्लेन करना जो है वो टफ था एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे फिर डाल्टन, जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने इसके बारे में तो जो इन्होंने पोस्टुलेट दिए वो टोटल इन्हीं लॉ के ऊपर जो थे वो आधारित थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर ही वो आधारित थे। तो उनके जो पोस्टुलेट थे, उन्होंने क्या बोला था, सबसे पहला पोस्टुलेट देखो, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि जितने भी मैटर हैं, कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, चाहे टेबल है, चाहे व्हाइट बोर्ड है, चाहे मैं हूँ, चाहे मार्कर है, कोई भी मैटर है दैट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। वो किससे बना हुआ है? एटम से जो वो बना हुआ। जिस तरह से एक मकान होता है ना, उसमें सबसे जो छोटी यूनिट हमने लगाई होती है, एक ब्रिक लगाई होती है, एक ईंट लगाई होती है हमने ना, फिर उससे वो एक वॉल बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर छत पड़ता है ना, तो एक रूम बनता है, फिर इस तरह से दूसरा रूम बनता है, तीसरा, और पूरी एक बिल्डिंग जो है वो तैयार हो जाती है। तो इसी तरह किसी भी मैटर में जो सबसे छोटी इकाई होगी दैट इज एटम, वो एटम ही होती है। ठीक है। और सेकंड बोला था ना, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम क्या थे? इंडिविजुअल पार्टिकल। जो हमने शुरू में इसकी डेफिनेशन देखी कि इंडिविजुअल पार्टिकल हैं, इनको आप इंडिविजुअल हैं, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े जो आप नहीं कर सकते। और नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं हम, ना तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, है ना। और तीसरा जो पोस्टुलेट था वो था एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, चाहे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके अंदर जो एटम है वो एक जैसे ही होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे ही होंगे। किसमें? मास में, उनका जो द्रव्यमान होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, उनके जो रासायनिक गुणधर्म होंगे और उनका जो मास होगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, एक जैसा ही होगा वो। ठीक है। और अगर आपके पास नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट है, अब जैसे HCl है तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट है इसमें। तो इस तरह के जो डिफरेंट एलिमेंट्स एटम, उसके जो एटम होंगे हैव डिफरेंट मास, उनका मास अलग अलग होगा। जैसे क्लोरीन का अलग होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों की अलग अलग होगी। जैसे मैं यहाँ पे HCl का एग्जांपल ले रहा हूँ ना, तो यहाँ और यहाँ पे ऊपर का जो एग्जांपल लिया था मैंने, इसमें जैसे इसमें ये इसका एग्जांपल लिया मैंने HCl का ना, तो इसमें क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन है, क्लोरीन अलग है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है, तो इनका मास भी हाइड्रोजन का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, है ना। और नेक्स्ट है फिफ्थ, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब ये बोलता है कि जिस तरह से ये कंपाउंड है ना, H2O का मैंने एग्जांपल लिया था, या HCl का एग्जांपल है यहाँ पे, ये भी कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होगा? एटम कंबाइन इन द रेशो, किस रेशो में वो कंबाइन करेंगे? स्मॉल, सिंपल होल नंबर में कंबाइन करेंगे वो। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होंगे, मतलब ऐसे नहीं होंगे 1/2, 3/4, इस तरह से नहीं होंगे, सिंपल होल नंबर में होंगे वो, जैसे 1:8 में, है ना। ऐसे नहीं होंगे 1.3 या 8.2, ऐसे नहीं होंगे, होल नंबर में ही वो कंबाइन जो वो करेंगे। तो ये डाल्टन ने अपना फिफ्थ पोस्टुलेट दिया था। और सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या था? रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर, चाहे वो H2 है, HCl है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें क्या होगा? रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ, कितने तरह के वो एटम है उसके अंदर, वो क्या होंगे? कांस्टेंट ही होंगे, वो स्थिर ही होंगे, वो बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये 6 पोस्टुलेट जो थे वो डाल्टन ने दिए थे, और इनको बोला था ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो ये तो इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके अगला टॉपिक जो है वो लेंगे, तो तब तक आप मेरे साथ जो है वो बने रहिए। थैंक यू।